Mr. Gadkari, thank you for taking the time out to speak to us here at Mirror Now. Mr. Gadkari, सबसे पहला सवाल यही है जो सब आज पूछ रहे हैं आजकल. When will we see a relief package for the industry, especially the SME and the MSME sector? हमने काफी इंडस्ट्री के एसोसिएशन के साथ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ चर्चा की और उनमें जो सुझाव दिए उस सुझावों का मिनिस्ट्री के लेवल पर अध्ययन भी किया. जो मिनिस्ट्री के लेवल पर होने लायक थे वो निर्णय भी करने की कोशिश की और जो हमारे हाथ में नहीं है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ निर्णय जुड़े हुए उनके पास उसके रिकमेंडेशंस करके भी भेजा है. मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही निर्णय होगा और निश्चित रूप से हमारे को कुछ रिलीफ निश्चित रूप से मिलेगा. MSME की जो मांग रही है कि रिलीफ पैकेज कम से कम 3% जीडीपी का होना चाहिए, उतना तो चाहिए ही होगा, नहीं तो बिजनेसेस को बचाना मुश्किल हो जाएगा. क्या आप इस सेंटिमेंट से, इस मांग से सहमत हैं? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि इस समय हमारे सभी लोग अड़चन में हैं. MSME भी अड़चन में है, बैंक सिस्टम भी इस बार चैलेंजेस महसूस कर रही है. कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास भी परिस्थिति ऐसी है कि अगले महीने तनख्वाह देने के लिए उनको भी अड़चन है और भारत सरकार का भी रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है. दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अमेरिका ने अपने 2 ट्रिलियन की पैकेज जाहिर किया और जापान ने अपने जीडीपी के 12% कुछ जाहिर किया है. तो जापान की इकोनॉमी और अमेरिका की इकोनॉमी जो है, दोनों में हमारे बीच में बहुत फर्क है. दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम पूरी तरह इस समय सभी लोगों के साथ खड़े हैं. सरकार पूरी मदद करना चाहता है. हम सब लोग मिलकर, सब स्टेक होल्डर मिलकर चलेंगे. जो भी कोई फिसल जाएगा उसको संभालेंगे और हमको सबको संभालना है और सबको प्रोटेक्ट करना है और सबको मिलकर आगे जाना है. इस भाव में पूरी मदद करेंगे और कोई निश्चित रूप से सरकार उनके पीछे खड़े रहेगी, ये मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ. गडकरी जी, एक इशू जो आपने ऑलरेडी अपने गवर्नमेंट के विदिन उठाया है और फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ उठाया है, वो है जो रिफंड्स का एमएसएमईज के लिए और बाकी इंडस्ट्री के लिए भी. अभी जीएसटी रिफंड्स, इनकम टैक्स रिफंड्स अटके हुए हैं, आए नहीं है काफी दिन से. और ऐसे समय में जब वर्किंग कैपिटल, कुछ हाथ में पैसा होना बहुत जरूरी है, ये एक दिन पर दिन मुश्किल की बात बनती जा रही है. क्या आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री से कुछ रिस्पांस मिला है कि ये कब तक हो पाएगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने निर्णय भी किया है, 5 लाख रुपए तक के रिफंड तुरंत करने की भी बात की और बाकी में भी गति दी है. और मुझे लगता है कि ये रिफंड की प्रोसेस भी फास्ट हो रही है और इसमें से जल्द रिफंड मिलेंगे. तो इसमें निश्चित रूप से एक फायदा ये होगा कि मार्केट में लिक्विडिटी आएगी और इसमें निश्चित रूप से हमारे एमएसएमई के लिए इसका काफी उपयोग होगा. जी, और एक इशू है जो मतलब काफी हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल से भी इस बारे में सवाल उठाया है कि आरबीआई ने अभी तक जो स्टेप्स लिए हैं, जो लेंडिंग के लिए पैसा अवेलेबल करने के लिए जो उन्होंने अनाउंसमेंट्स करी, उसका फायदा नहीं हो रहा है. गडकरी जी, बैंक्स अभी भी लेंड नहीं करना चाह रहे हैं. वो डरे हुए हैं कि कल को बिजनेस बंद हो गया तो हमारा क्या होगा. एनबीएफसी की खुद ही हालत खराब है. इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि अगेन ये जो आपका सेक्टर है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज उनको वो लोन मिले. देखिए, एमएसएमई में ऑलरेडी मैं जब पार्लियामेंट में मैंने जवाब दिया था कि 31 मार्च तक हमने करीब 6 लाख एमएसएमई को रिस्ट्रक्चर किया था और बैंकों के बारे में वो ऑर्डर हमने बढ़ा के दिया, वो 31 दिसंबर तक किया है और करीब 25 लाख एमएसएमई इसमें रिस्ट्रक्चर होगी. बैंकों का वर्किंग कैपिटल 20% से बढ़ाने का भी निर्णय ऑलरेडी जाहिर हुआ है. प्रधानमंत्री जी ने 1,80,000 करोड़ का पैकेज पहले ही जाहिर किया है. हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो लेबर्स है, गरीब लोग हैं, 35 करोड़ उनकी संख्या है, उसमें से जिनके अकाउंट्स थे उसमें पैसे जमा किए हैं. हमने अनाज के भंडार खोल दिए, जो भी सब गरीब लोगों के लिए अनाज बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, कभी कभी बहुत ही कम प्राइस पे सबको मिला है. तो मुझे लगता है गवर्नमेंट पूरी तरह कोशिश कर रही है और गवर्नमेंट पूरी तरह इस समय चिंता में है भी है और सबकी मदद करना चाहती है और निश्चित रूप से हम करेंगे और इस संकट पर हम लोग मात करेंगे विश्वास के साथ. और मेरा विश्वास है कि अभी ये संकट जो है, मैं इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी मानता हूँ.
कि जिस प्रकार से जापान के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि चाइना में जो भी जापान के लोगों की इन्वेस्टमेंट है और इंडस्ट्री है, वो अगर आउट ऑफ चाइना अगर निकलना चाहते हैं तो उनके लिए निश्चित रूप से उन्होंने एक बड़ा पैकेज जाहिर किया है। अमेरिका में, बाकी भी देशों के मन में इस समय इस प्रकार का भाव है, तो इसका उपयोग करके ये इन्वेस्टमेंट इंडिया के हमारे एमएसएमई सेक्टर में कैसी आएगी, हमारी टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन कैसे होगा, हमारा एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा, हमारा इंपोर्ट कैसे कम होगा और रोजगार की क्षमता हमारे यहाँ और ज्यादा कैसे बढ़ेगी, इसका गंभीरता से हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से इस परिस्थिति में अड़चने हैं, समस्या भी है, संकट भी है, पूरे विश्व पर भी संकट है, फिर भी हम इस संकट का उपयोग, इस आपत्ति का उपयोग इष्टापत्ति में करके निश्चित रूप से आगे जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये जो अभी 3 राज्यों ने पिछले 2 दिनों में लेबर लॉज के लिए चेंजेस करे हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जस्ट अभी गुजरात से भी खबर आ रही है, और बहुत बड़े बदलाव हैं वो, क्या वो यही सोच के किए गए हैं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट मिले और जो चाइना का लॉस है वो हमारा इस समय गेन हो जाए? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि कुछ चीजें जो ऐसी है स्टेट लिस्ट में होती है, कुछ सेंट्रल लिस्ट में होती है और कुछ दोनों भी लिस्ट में होती है, कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं उसको। तो कुछ बातें राज्य सरकार का अधिकार है और सभी राज्य सरकार भी चाहती है, भारत सरकार भी चाहती है कि हमारे राज्य में इन्वेस्टमेंट आए, हमारे यहाँ इंडस्ट्री आए, हमारे यहाँ रोजगार निर्माण हो, राज्य में वेल्थ बढ़े, और निश्चित रूप से इसमें सभी लोग प्रयास करते हैं। भारत सरकार की ओर से हम भी कोशिश कर रहे हैं कि एक ज्वाइंट सेक्रेटरी को काम देकर जो भी इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आ सकती है उसकी कोशिश कर रहे हैं, वो अलग अलग राज्यों में उनके चॉइस से जाए पर हिंदुस्तान में आए। और निश्चित रूप से ये कोशिश हम सब सीरियसली कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इसमें इंडस्ट्री भी आगे आए और इस प्रकार के टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का एक मौका भी हमको मिला है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे इंडस्ट्री में लेने की भी अपने को उसका भी फायदा मिलेगा और इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और निश्चित रूप से हम लोग देश में नया रोजगार निर्माण कर पाएंगे। और ये करते समय डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री हो, जो 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड जो एरिया है, ट्राइबल एरिया है, एग्रीकल्चर, रूरल, फॉरेस्ट में, वहाँ के रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज वहाँ कैसे आए और इंपोर्ट कैसे कम हो, इसका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जी, एक जो बड़ा इशू आज देश में है गडकरी जी, वो है माइग्रेंट्स का इशू, और इसमें पहले 1 महीने एक अलग पॉलिसी रही, अभी पॉलिसी में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। सेंटर ने तो परमिशन दे दी है लेकिन राज्य आपस में नहीं कोऑर्डिनेट कर पा रहे, डिसाइड कर पा रहे। आज ट्रेनों की मांग होती है, अगले दिन कैंसिल हो जाती है, कहीं वो जाने दे रहे हैं, कहीं नहीं जाने दे रहे हैं, और इस बात को लेके बहुत चर्चा हो रही है। तो मैं आपसे ये 2 चीजें समझना चाहती हूँ। एक कि आज अगर ये हजारों लाखों में जाएंगे घर, तो इनको वापस लाने का भी कोई प्लान बन रहा है? क्योंकि इंडस्ट्री ने आपके साथ पक्का उठाया होगा, कल जब ये फैक्ट्रीज खुलेंगी तो इनमें काम करने के लिए उनको कोई नहीं मिलेगा। नहीं तो देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि नेशनल हाईवे हमारे रोड में 65 से 70% ट्रैफिक गुड्स का चालू हो गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे रोड कंस्ट्रक्शन के भी काम शुरू हुए हैं। एक बात जरूर है कि ये जो लोग अपने राज्यों से, अपने जिले से यहाँ आए हैं रोजगार के लिए, उसका कारण यही था कि उनको उनके जिले में, उनके गांव में, उनके राज्य में रोजगार नहीं था। अगर उनको रोजगार मिल जाएगा तो वो नहीं जाएंगे। कुछ लोग डरे हुए हैं। हमें सबको आत्मविश्वास के साथ सबको हिम्मत बढ़ानी होगी और उसके सिवा ये नहीं हो पाएगा। और दूसरी ओर एक मैं आपको अच्छा उदाहरण बताता हूँ, हमारे यहाँ भंडारा और चंद्रपुर और गढ़चिरौली 2 डिस्ट्रिक्ट के वहाँ के पालक मंत्री वडेट्टीवार जी, जो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मेरे पास आए थे। हमारे 10,000 कामगार तेलंगाना में चले गए थे यहाँ से 2 जिले से, और 6,000 आंध्र में गए थे। तो उनके परिवार के लोग यही थे, बहुत बड़ी समस्या थी। मैंने दोनों मुख्यमंत्रियों को लिखा, चीफ सेक्रेटरी को लिखा, और उन्होंने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा तक अपने लोगों को छोड़ा और फिर महाराष्ट्र सरकार उनको लेकर आई और धीरे धीरे ये भी बातें स्ट्रीमलाइन हो रही है। और इसलिए ये माइग्रेंट लोगों को भी आत्मविश्वास से साथ उनको यही रहने में वो रोजगार करेंगे तो अच्छा है। पर मुझे लगता है कि अगर इसके बाद डरे हुए हैं तो जाना भी चाहते तो उस मनस्थिति में उनको रोकना भी मुश्किल है। पर एक बात जरूर है कि हम कोरोना को स्प्रेड होने से रोकें। अगर इन लोगों के साथ इनके राज्य में कोरोना भी चला जाएगा तो मुझे लगता है नई दिक्कत आएगी, और इसलिए हमको चिंता करना पड़ेगी कि उनका मेडिकल चेकअप होकर, सोशल डिस्टेंस जो 1 मीटर से ज्यादा मेंटेन करते हुए और सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए सुरक्षित कैसे जाए।
तो मुझे काम जो है ये बहुत ही कठिन भी है, और इसको करने के लिए राज्य सरकार में अलग अलग प्रकार के कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश भी हुई है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि रेलवे ने इसके बारे में भी इनिशिएटिव लिया है, और धीरे धीरे बसेस का भी उपयोग करने की बात राज्य सरकार सोच रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ा संयम से इन सब स्थितियों को हमने सामना करना चाहिए, उसी से ही मार्ग निकलेगा। और निश्चित रूप से कुछ जाने वाले लोग शायद विचार बदल कर रुक भी सकते हैं अगर उनको काम मिल जाएगा तो। और निश्चित रूप से हमको सभी बातों का, सभी एंगल का विचार करते हुए इस प्रॉब्लम को सुलझाना होगा। जी, इनफैक्ट मैं आपसे यही पूछने वाली थी अगला सवाल कि अगर हम जो ये हमारे शहर हैं और ज़्यादातर जो बड़े शहर हैं वो आज रेड जोन में हैं, तो एक्टिविटी बड़ी कम है वहाँ पे अलाउड। अगर हम वहाँ पे थोड़ा और रिस्ट्रिक्शंस को रिलैक्स कर दें और बिजनेस एक्टिविटी शुरू करें तो शायद ये माइग्रेंट्स फिर घर नहीं जाना चाहेंगे और इससे वो जो इन्फेक्शन का डर है वो भी हमारा चला जाएगा। ये बिल्कुल सच है। जैसे अभी हमारे यहाँ नागपुर में मैं हूँ, हमारे यहाँ 6 विधानसभा ग्रामीण में और 6 विधानसभा शहरों में है। और अभी 6 ग्रामीण में तो समस्या नहीं के बराबर है, जहाँ हमारे इंडस्ट्रियल एरिया उसमें आता है, हिंगना और बूटी बोरी। दूसरी बात, शहर में भी हमारे यहाँ 4 विधानसभा में प्रॉब्लम कम है, जो 2 विधानसभा में उसमें है। और उसमें भी 2 विधानसभा में 2 या 3 वार्ड ऐसे है कि जहाँ समस्या गंभीर है। तो हमको भी इसको टैकल करते समय सबको एक लाइन में लगाने के बजाय, जहाँ जहाँ ये प्रकार की कैजुअलिटी कम है, संख्या कम है, और वहां को अलग प्रकार से हैंडल करना पड़ेगा। और जहाँ की सिचुएशन बहुत क्रॉनिक बनी है, जहाँ संख्या बड़ी है, वहां अलग प्रकार से हैंडल करना होगा। और राज्य सरकार ये कर रही है। और मुझे लगता है धीरे धीरे बहुत सी बातों को हमने लॉकडाउन से धीरे धीरे शुरू करा है। और जो सरकार की, राज्य सरकार की, भारत सरकार की गाइडलाइंस है, जो प्रिवेंटिव मेजर्स है कि मिनिमम डिस्टेंस 2 व्यक्तियों के बीच में 1 मीटर से ज्यादा रहना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए मैंडेटरी, दूसरी ओर सैनिटाइजर से हाथ धोना चाहिए। और इंडस्ट्री में आते होंगे तो उनके फूड एंड शेल्टर के बारे में भी चिंता करनी पड़ेगी ताकि कोरोना का संक्रमण न हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी जो बस जाएगी उसमें भी 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। सब बातें राज्य सरकार कर रही है, धीरे धीरे चीजें रेगुलराइज हो रही है। और मैं आपको ये कहूंगा कि इस समय हमको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, आत्मविश्वास के साथ कोरोना की लड़ाई को भी जीतना है, और कोरोना के बाद हमको इकोनॉमिक वॉर को भी जीतना है। और ये कठिन स्थितियां है, समस्या है, फिर भी हम में क्षमता है कि हम निश्चित रूप से विजय होंगे और हिंदुस्तान को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाएंगे। जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी और 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो निश्चित रूप से हम हासिल कर पाएंगे इन संकटों पर मात करके। जी, एक इस इशू पे बस एक आखिरी सवाल और फिर हम ट्रांसपोर्ट पे भी आएंगे गडकरी जी। लेकिन माइग्रेंट्स को लेके एक अब बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो होम स्टेट है वो उन्हें बिना टेस्ट के लाना नहीं चाह रही है, और जो भेजने वाला राज्य है वो कह रहा है हम इतने लोगों का टेस्ट कर नहीं सकते। मतलब महाराष्ट्र के मिनिस्टर से अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि हम 8 लाख माइग्रेंट्स का टेस्ट नहीं कर सकते हैं, उसमें तो सालों लग जाएंगे, तो हम उनको ऐसे टेस्ट के बिना ही भेजेंगे। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? ऐसा लग रहा है कि कोई राज्य उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाह रहा। देखिए, प्रॉब्लम है। अभी जैसे एक छोटा सा एक बना है, थर्मामीटर के बजाय लाइट से देखते कि टेम्परेचर है कि नहीं है। अब एक बात जरूर है कि कोरोना के ऊपर जो वैक्सीन है वो भी पूरा चल रही है, बात चल रही है, पर अभी तक उसमें बारे में कोई ठोस एकदम आया नहीं। दूसरी बात, कोरोना का जो डिटेक्शन है उसके बारे में भी कोई इक्विपमेंट और लेबोरेटरी है, ये बिल्कुल समस्या है। और इसलिए मुझे आपको यही कहना है कि शायद अगर वायरस में इसके ऊपर अगर हमको वैक्सीन मिल जाएगा और सब वैक्सीन ले लेंगे तो एकदम हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और आने वाले समय में हमने हिम्मत से सामना करना चाहिए, पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, आत्मविश्वास से जाना चाहिए, और वैक्सीन का भी निश्चित रूप से समाधान हमको मिलेगा। और दूसरी ओर इसके साथ टेस्टिंग, इसके बारे में भी नई मेथोडोलॉजी हमको मिलेगी और हम इसमें निश्चित यशस्वी होंगे, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, आप वो जो बात कह रहे हैं पॉजिटिव बात, वो मैं समझ रही हूँ और सबकी उम्मीदें यही है। रोज हम लोग यही ट्रैक कर रहे हैं कि कब क्या नेक्स्ट डेवलपमेंट हो रहा है वैक्सीन को लेके, हमारे ही देश में नहीं दुनिया भर में। पर तब तक जो प्रॉब्लम है वो हमें उसको हमें टैकल करना ही होगा। गडकरी जी, जो एक डिसीजन केंद्रीय सरकार ने लिया था रिलैक्सेशन को लाने का, स्पेशली रूरल एरिया में जहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन, हाईवे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है,
उसमें अभी तक कितना प्रोग्रेस हो चुका है? 70% हमें बताया गया था कि काम शुरू हो चुका है। क्या वहां पे एक जॉब अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है इन लेबरर्स के लिए? 100% वहां अपॉर्चुनिटी है, काम शुरू हो गया। करीब 70% से ज्यादा हमारे रोड कॉन्ट्रैक्ट के काम शुरू हो गए। अड़चने आती है उसमें, पर काम शुरू हो गए हैं। और हमने शुरू करने के पीछे उद्देश्य यही है कि ये लेबर जो जा रहे हैं इनको कहीं ना कहीं काम मिल जाए। तो मुझे लगता है धीरे धीरे सब बातों की शुरुआत हो रही है। और हमारे लॉकडाउन में भी हमारे काम कैसे शुरू हो इसके बारे में सरकार, राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों भी काम कर रही है। मुझे लगता है धीरे धीरे इसमें काफी बातें आने वाले दिनों में सुधर जाएगी और सबको रिलीफ मिलेगा। जी। और एक जो बात है वो ट्रांसपोर्ट की है। आपने कुछ दिनों पहले ये बोला कि हम प्लान बना रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत जल्द खुल जाए। कैसे होगा ये? क्या उसमें हम रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन किया जाए? पहले स्टेट की बसेस देखेंगे, किस हिसाब से, क्या अभी आप सोच रहे हैं इस बारे में? नहीं, मैंने गुड्स ट्रांसपोर्ट के बारे में कहा था। जो हमारे विशेष रूप से नेशनल हाईवे पे जो गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में जिक्र किया था। ये बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में राज्य सरकार, भारत सरकार के ऊपर विचार चल रहा है। जैसे अभी कुछ स्पेशल ट्रेन की छूट रही है, कुछ राज्य सरकार बसेस निकाल रही है। इसका निर्णय अभी हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सांगली में से साउथ के लड़कों के लिए स्पेशल बसेस छोड़ी गई। अब धीरे धीरे इसमें इसका निर्णय उनके लेवल पर होगा। जहां तक मेरा संबंध जो था गुड्स ट्रांसपोर्ट के बारे में था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में जो है उसके बारे में मुझे लगता है कि इसके बारे में राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर इसके बारे में उचित समय पे उचित निर्णय करेगी। अभी समय नहीं है, क्या आपका पर्सनल व्यू क्या है इसमें? क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे देश में बहुत क्राउडेड रहता है। किसी भी शहर की आप बात कर ले, चाहे बस हो या लोकल ट्रेन हो, उसमें क्राउड कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है गडकरी जी। तो क्या हम ये मान के चले कि वो समय अभी बहुत दूर है? मुझे लगता है कि इस पर अभी मेरे अंडर ये सब्जेक्ट नहीं आता और इसलिए मैंने कोई कमेंट्स करना उचित नहीं होगा। पर आप ये देख ही रही है कि हर समस्या से मार्ग निकालने का प्रयास भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कर रहे हैं। धीरे धीरे सब सवालों के जवाब मिल रहे हैं, धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही है और धीरे धीरे निश्चित रूप से लोगों को रिलीफ भी मिल रहा है। हम इम्पेशेंट ना हो, सरकार, राज्य सरकार, भारत सरकार सब आपके साथ, जनता के साथ है। हम धीरे धीरे सब समस्या को निपटाएंगे। हमने हिम्मत के साथ, धीरज के साथ और इम्पेशेंट न होते हुए इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ये केवल भारत पर संकट नहीं है, पूरे विश्व पर है। और मैं ये मानता हूं कि हमारे देश में कंपैरेटिवली अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, यूके, स्पेन, इसकी तुलना में फिर भी हमारे संकट की ग्रेविटी बहुत कम है, क्योंकि हमारे सरकार ने उचित समय पे उचित निर्णय किए हैं। मुझे लगता है कि हम जल्दी ही इसमें से बाहर आएंगे। हिम्मत के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और आत्मविश्वास के साथ हम सामना करें। हम कोरोना की लड़ाई भी जीतेंगे और बाद में आर्थिक लड़ाई भी जीतेंगे। इसके लिए पेशेंस से हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इम्पेशेंट होना जनता ने भी नहीं होना चाहिए। हम सब लोग मिलकर आगे जाएंगे, हम कामयाब होंगे। यही बात का विश्वास सरकार की ओर से हम सबको देने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हमें आज सरकार से यही मैसेज मिल रहा है कि, और शायद लोगों को भी ये बात समझ लेनी होगी कि हमें वायरस के साथ थोड़े महीनों के लिए तो जीना सीखना ही पड़ेगा जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती। गडकरी जी, आप भी उसी राज्य में जहां पे मैं हूं, और ये वो राज्य है जो कोरोना केसेस की लिस्ट में सबसे ऊपर है। सबसे बड़ा देश में आज चैलेंज जो है मुंबई शहर बन चुका है। केंद्र की भी टीम जो है हर हफ्ते अब यहाँ आ रही है देखने के लिए। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम हो रहा है? राज्य सरकार के विदिन कुछ ठीक से हैंडल नहीं हो पा रहा है कि केंद्र सरकार को इसमें ज्यादा कंट्रोल से काम करना चाहिए? मुझे लगता है हमने राजनीतिक विवादों से बचना चाहिए। इस समय अगर मैं भी यहाँ हूँ, नागपुर में हूँ, महाराष्ट्र में हूँ, और जब भी मुझे कोई समस्याओं का पता चलता है तो मैं पर्सनली मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी से बात करता हूँ, मंत्रियों से बात करता हूँ। तो मुझे लगता है कि इस बार विवाद, राजनीतिक विवाद करने का समय नहीं है। हम सब ने जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी से ऊपर उठकर हमने इस समस्याओं का सामना करना चाहिए और आगे जाना चाहिए। और इसलिए महाराष्ट्र सरकार के साथ भारत सरकार भी खड़ी है। हम उनको पूरा सहयोग कर रहे हैं और हम दोनों मिलकर, निश्चित रूप से मुंबई बहुत सेंसिटिव है,
हमारे आरोग्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने भी कहा कि चिंता का विषय है और हम सब लोग मिलकर मुंबई को भी निश्चित रूप से बचाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा मुंबई और बाद में पुणे का संकट बढ़ा है। जिस प्रकार से मैं उदाहरण देता हूं कि आज अरुणाचल और गोवा में एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं है और केरल में एक बार बढ़ रहा था, पर केरल ने जिस प्रकार से विजय मिलाया है, मुझे लगता है उसका अनुकरण करके हम मुंबई में, महाराष्ट्र में निश्चित रूप से उसी बात से आगे जाएंगे और निश्चित रूप से कोरोना की लड़ाई जीतेंगे और इसमें हम सब लोग मिलकर इसके लिए लड़ेंगे। यही स्पिरिट रखना अच्छा होगा, जिससे राजनीतिक विवाद बढ़ेंगे, चर्चाएं बढ़ेगी, तू में होगा, ये इस समय टालना उचित होगा। ये होने के बाद लगे तो जो भी चर्चा है, राजनीति है, जिसको करना है वो करे, पर यह समय उस बात का नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। जी नहीं, मैं उस नजरिए से पूछ भी नहीं रही हूँ आपसे। मैं जानती हूँ कि आप इस समय पे कोई भी राजनीतिक कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन गडकरी जी 6 हफ्ते का लॉकडाउन हमने इसीलिए किया था कि ज़्यादा अस्पताल बन सके, बेड्स और वेंटिलेटर्स तैयार हो सके। मुंबई का चैलेंज सबको पता है शुरू से, मुंबई और पुणे स्पेशली, पर फिर भी हम ऐसी हालत आज देख रहे हैं कि बेड्स भी नहीं अवेलेबल हैं और अब मांगा जा रहा है कि रेलवेज का अस्पताल दे दिया जाए या डिफेंस का अस्पताल दे दिया जाए। ये तैयारी समय पे नहीं हो पाई, ऐसा आपको नहीं लगता? नहीं, मुझे लगता है कि जैसी जैसी परिस्थिति आती है वैसे वैसे निर्णय करने पड़ते हैं। ये पहली बार इस प्रकार का संकट विश्व पे आया है। ये आप अमेरिका भी स्थिति जानती हो, यूके की भी जानती है, फ्रांस, जर्मनी और इटली और स्पेन की भी जानते हैं। तो देखो, जैसे जैसे परिस्थिति आएगी उसी प्रकार से निर्णय करने होंगे। ये एडवांस में कोई नहीं प्रिडिक्ट कर रहा था कि ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि ये पहली बार इस प्रकार का संकट आया है और इसलिए स्वाभाविक रूप से एक चैलेंज है और हमको इस चैलेंज में निश्चित रूप से जैसे जैसे संकट आता है वैसे वैसे तैयारी करके आगे जाना होगा। और इसलिए किया तो क्यों किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ये बातें तो आती रहती है, पर मुझे लगता है इस समय हम इसको टाल दें तो ज्यादा अच्छा होगा। ओके मिस्टर गडकरी, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू। धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, हमसे बात करी। उम्मीद है कि जल्द ही हम वापस बात करेंगे और तब आप हमें बता सकेंगे कि और जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में क्या डिसीजन लिया जाएगा। बट थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस टुडे। What worked in terms of strategy? Was it more on isolation, more about testing? We have a very good preparedness from the beginning itself. When the Wuhan case occurred, one thing is very clear.